वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का जिला अध्ययन सीरीज हम लोग को लेके चल रहे थे और इस समय हम लोगों ने इससे देहरादून संबंधित 2 पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। और आज का हमारा जो तीसरा पार्ट रहेगा, इस पार्ट में मोस्टली हम लोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग और नदी तंत्र देखेंगे और प्रमुख संस्थान देखेंगे, जिससे हमारा ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देहरादून का और पूरे उत्तराखंड का कंप्लीट एक मैप हो जाएगा। ठीक है, और इस मैप के जरिए हम लोग देखेंगे कि नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, तो अब मैं देहरादून को जूम करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो क्षेत्र है ये यूपी का क्षेत्र है, ये तो कोई डाउट नहीं है। ये जो क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, अगर आप यहाँ से लेकर चलें इसको। ठीक है, और ये यूपी का हो गया, ये हरिद्वार हो गया, और इसके आपके पूर्व में टिहरी गढ़वाल है, उत्तरकाशी आपके उत्तर में हो जाएगा, और हरिद्वार हो जाएगा दक्षिण में। तो इतना तो हमें क्लियर है। अब मैं देहरादून को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि इसके नेशनल हाईवे हमें अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो ठीक है। तो अगर देहरादून की बात करें तो देहरादून से मुख्यतः 4 मेन नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ठीक है, और सबसे जो महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे हो जाता है वो NH-07। वो NH-07 जो है अंबाला सहारनपुर होते हुए देहरादून में प्रवेश करता है और देहरादून के पास पौड़ी में जाता है, पौड़ी से सीधा बद्रीनाथ धाम तक। ठीक है, यहाँ पर कौन सा धाम हो जाता है? बद्रीनाथ धाम। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हो जाता है NH-07। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे है और बाकी जो हाईवे है वो भी इसी के साथ आके जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलिए पहला हाईवे तो ये हो गया। दूसरा हाईवे की अगर बात करें तो वो होता है NH-507। वो इसी का ही एक हिस्सा है NH-07 का। ये यहाँ से होते हुए थोड़ा बहुत टिहरी गढ़वाल से होता है और उत्तरकाशी चला जाता है। ठीक है, उत्तरकाशी चला जाता है और ये मिल जाता है कहाँ पर? यमुनोत्री पहुँचता है, मिलता नहीं, पहुँचता है यमुनोत्री धाम तक। ठीक है, यमुनोत्री धाम। ओके, और ये जो नेशनल हाईवे हो गया ये इस देहरादून से ही अलग होता है, तो ये भी NH-07 का एक हिस्सा इसे मान सकते हो। दूसरा एक नेशनल हाईवे आता है NH-307। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश से होते हुए हरिद्वार में प्रवेश करता है और ये भी जाकर किससे मिल जाता है? NH-07 से। तो ये हो गया 307, NH-307। ठीक है, और ये मैंने लिखा NH-507। तो आपको याद होना चाहिए NH-07, NH-307 और NH-507। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हाईवे हो जाते हैं। और एक लास्ट जो नेशनल हाईवे होता है, ठीक है, वो है NH-307। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, NH-34। 307 तो हमने देख लिया, NH-34। ठीक है, तो NH-34 का संबंध भी जो है वो भी हो जाएगा NH-07 से। ये भी हरिद्वार के पास से निकलता है और हरिद्वार में कहाँ से प्रवेश करता है वो हरिद्वार वाले में देखेंगे। ठीक है, तो ये भी पौड़ी गढ़वाल में जाकर NH-07 से मिल जाता है। तो एक चीज़ तो आपने देख ली होगी कि सारे जो नेशनल हाईवे हैं उन सभी की जो मदर आप कह सकते हो वो सब हो जाएगा NH-07। तो ये था देहरादून जनपद का अगर देखें तो नेशनल हाईवेज का तंत्र। ठीक है, फिर से आपको रिपीट करता रहा हूँ। NH-07, ठीक है, NH-507, ठीक है, NH-307 और NH-34, ये आपके 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। ठीक है, और कल मैंने आपको बताया था कि ये ब्लैंक मैप है, इसी में हम लोग नदी तंत्र भी कर लेंगे। तो मुख्यतः देहरादून से 2 ही नदियाँ गुजरती हैं। तो सबसे पहली नदी तो होती है टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी मुख्यतः उत्तरकाशी और हिमाचल की सीमा बनाती है। ठीक है, बनाते हुए देहरादून में प्रवेश करती है और देहरादून में जाकर आपका जो कालसी नामक जगह है ना, जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये तो होगी टोंस नदी। ठीक है, इसको मैं टोंस लिख के चल रहा हूँ, टोंस नदी हो गई। और कालसी नामक जाकर यमुना नदी से मिलती है। और यमुना नदी कहाँ से आती है? ये उत्तरकाशी से आती है। उत्तरकाशी मान के चलो यहाँ पर है, यहाँ पर बंदरपूछ हो जाएगा। ठीक है, ये बंदरपूछ है और बंदरपूछ से होते हुए ये सारी इसकी सीमा बनाते हुए उत्तरकाशी चमोली आदि की सीमा बनाते हुए यहाँ पर आपके पास कालसी नामक स्थान पे मिल जाती है। ठीक है, और कालसी के आगे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो देहरादून और यूपी के बॉर्डर पर डाक पत्थर बैराज है। ठीक है, डाक पत्थर बैराज है। ठीक है, डाक पत्थर बैराज है। यहीं से एक शक्ति नहर निकाली गई है जो हरिद्वार में प्रवेश कर जाती है और डाक पत्थर से आगे बढ़ते हुए एक ढालीपुर नामक जगह आती है जिससे वो आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, यमुना नदी। तो टोंस नदी आगे फिर यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये 2 मुख्य नदी हो जाती हैं देहरादून से समर्पित। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ नदी तंत्र और दूसरा जो नेशनल हाईवे वो आपको समझ आ गया होगा। कंप्लीट नदी तंत्र, कंप्लीट नेशनल हाईवे हम कंप्लीट उस अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ लेते हैं, फिर जब समग्र जोड़ेंगे तो और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो महत्वपूर्ण मंदिर थे ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, यहाँ तक कल का हमारा टॉपिक कवर हो चुका था, श्री गुरु रामराज दरबार तक। और आज जो मुझे बताना था वो था देहरादून कुछ विश्वविद्यालय और कुछ प्रमुख संस्थान। ठीक है, तो यहाँ विश्वविद्यालयों को देख लेते हैं।
जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हिमगिरी नव विद्यालय, ठीक है, ये आपका स्थित हो जाएगा, देहरादून में स्थित है। ये सारे मैंने लिस्ट दे दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। ICFI इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ये भी देहरादून में स्थित हो जाएगा। स्वामी रामराव हिमालयन विश्वविद्यालय, माधव सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय, उत्तराखंड आयुर्वेद विद्यालय, ठीक है। मोस्टली जो उत्तराखंड के संस्थान है ना, वो सारे ज़्यादातर आपको देहरादून और हरिद्वार वाले ही क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। उत्तराखंड आयुर्वेद स्थान, ठीक है, ये आपके देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा, उत्तराखंड मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय, ये सारे संस्थान आपके देहरादून में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। और साथ में जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थान में इंडियन गांधी राष्ट्र फॉरेस्ट एकेडमी, ठीक है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आप जानते हैं ये देहरादून में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक महत्वपूर्ण आ जाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, और ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय, ठीक है, और ये आपके हो जाएंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी के। और इसके अलावा आज जो पिछले टॉपिक में कवर नहीं कर पाया था उनको हम कवर कर लेते हैं, जो पीछे छूट गई थी, ठीक है। देहरादून जनपद से जो मुझे लगा कुछ जलप्रपात छूट गए थे, काफ़ी जलप्रपात के हमने पिक्चर के जरिए कवर किया था, लेकिन कुछ जलप्रपात छूट गए थे, जैसे किमोगा जलप्रपात है, ठीक है। किमोगा जलप्रपात ये देहरादून में स्थित हो जाएगा, ठीक है, चक्राता में है ये, ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं राइटिंग थोड़ी ठीक बनाने की कोशिश करता हूँ, चक्राता में है। दूसरा एक मैंने हमारे से छूट गया था, शिखर फॉल, ठीक है, शिखर फॉल, ठीक है, ये भी राजपुर में स्थित है, देहरादून के राजपुर में स्थित है। और एक जो मुझे बताना था आपको, हार्डी जलप्रपात, ठीक है, हार्डी जलप्रपात ये भी छूट गया था, कल मिस हो गया था। हार्डी जलप्रपात ये कहाँ पर स्थित है, ये भी मसूरी में स्थित है, ठीक है, देहरादून के मसूरी वाले पार्ट में ये स्थित हो जाएगा। तो आप ये 3 चीज़ों को नोट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक जलप्रपात और मैं बताना चाहता हूँ, भट्टा जलप्रपात, ठीक है, भट्टा जलप्रपात। और एक सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात है, भट्टा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, गलोगी विद्युत परियोजना, जो उत्तराखंड की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना मानी जाती है, वहाँ पर स्थित है। और उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना को हम अलग से भी करेंगे, ठीक है। तो ये गलोगी जल विद्युत परियोजना हो जाएगा, ठीक है, गलोगी जल विद्युत परियोजना। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, ये आपके मुख्य आपके फॉल हो गए, ठीक है। अच्छा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ जल विद्युत परियोजना मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। जल विद्युत परियोजना एक तो मुख्यतः हो जाएगी किसाऊ बांध परियोजना, ठीक है, किसाऊ बांध परियोजना हो जाएगी, ठीक है, किसाऊ, ओके, देहरादून से संबंधित हो जाएगा। दूसरा छिबरो, ठीक है, छिबरो, ये भी जो किसाऊ है टोंस नदी पर स्थित है, ठीक हो गया, छिबरो परियोजना हो गया। और एक होता है इछारी बांध परियोजना, इछारी बांध परियोजना, ये भी आपका देहरादून में स्थित हो जाएगा। मैंने आपको बताया छूटेगा कुछ भी नहीं, जो हमारे मटेरियल में कवर होगा उससे कवर करेंगे, नहीं होगा तो अलग से बताएंगे। और फिर भी नहीं कवर होगा तो हमारे पास 150 प्रश्न है देहरादून से, ठीक है। तो वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर कुछ संस्कृति संबंधित बात करें, नुनाई मेला, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है जो जौनसर बावर क्षेत्र में लगता है, ये मिस हो गया था जो हमने नहीं बता पाया था। और एक भद्रराज मेला मसूरी के पास लगता है, ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है। एक है बिस्सू मेला, ठीक है, बिस्सू मेला भी देहरादून में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला माना जाता है, ठीक है। और एक मेला मैं और ऐड करना चाहूँगा, अगर आपने ये नोट कर ले तो नोट कर सकते हैं, और वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट के जरिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक मेला मैं और ऐड करना चाहता हूँ, एक है वीर केसरी चंद्र मेला, ठीक है, वीर केसरी चंद मेला, ठीक है, इसको भी आप नोट कर, राइटिंग बन नहीं पाई है, वीर केसरी चंद मेला, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया, ये वीर केसरी चंद्र कौन थे, आज़ाद हिंद फौज में सिपाही थे, ठीक है। और इनकी जो 3 मई को, जब आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा चला था, इनको 3 मई को 1945 को फांसी दे दी गई थी, तो इनके याद में यहाँ पे एक मेला लगता है, ठीक हो गया, ये आपका हो गया, मेले कवर कर दिए हमने। एक चीज़ और जो छूट गई थी, वो छूट गई थी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर था, वो था सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, सिद्धेश्वर मंदिर आप नोट कर सकते हैं, ये हम नोट नहीं करवा पाए थे आपको, ये सिद्धेश्वर मंदिर देहरादून में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात और छूट गई थी जो मैं बताना चाहता था, क्योंकि बाद में जब मैं सारी चीज़ देख रहा था तो एक चीज़ छूट गई थी, जब कालसी के बारे में, ठीक है, कालसी का शिलालेख के बारे में पढ़ लिया था, अशोक का शिलालेख था, ठीक है, और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। हवेन सांग जो थे ना, हवेन सांग, ठीक है, हवेन सांग जो भारत की यात्रा पे आए थे और उन्होंने उत्तराखंड की भी यात्रा करी थी, तो उन्होंने कालसी को क्या कहा था, ठीक है, कालसी को हवेन सांग द्वारा क्या कहा गया था, वो कहा गया था सुध नगर, ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट करके चल सकते हैं, ठीक है, ओके।
अब कुछ ऐसे संस्थान जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय में कवर नहीं किए, तो अंत में कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों को भी देख लेते हैं। संस्थान एक तो हमने पढ़ लिया सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया ये हो जाएगा देहरादून में स्थित हो जाएगा, सर्वे ऑफ इंडिया, ओके, ये मैंने कवर करना था वो कर दिया हम लोगों ने। एक एफआरआई जिसके बारे में हम काफ़ी सारे कल क्वेश्चन किए थे, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। और वन वाले चैप्टर में इसको हम लोग वन जो आपके विश्वविद्यालय उनसे तो अलग से फिर से एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, ठीक है, जल सर्वेक्षण, भारतीय जल सर्वेक्षण का जो कार्यालय है वो भी आपका देहरादून में स्थित हो जाएगा, या मुख्यालय कहिए, कार्यालय ये भी देहरादून में स्थित हो जाएगा, ठीक है। ये तीन हो गए। इसके साथ साथ आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, वाडिया वाडिया हिमालयन भू विज्ञान केंद्र, ठीक है, वाडिया हिमालयन, ठीक है, भू विज्ञान केंद्र, ठीक हो जाएगा, ये आप नोट करके चल सकते हैं, ठीक है। और एक और आप देख सकते हैं ओएनजीसी का मुख्यालय, ये भी देहरादून में स्थित हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये भी देहरादून में स्थित हो जाएगा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ठीक है, इससे भी आप नोट कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता नहीं कुछ चीज़ें बच गई होंगी, बट हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया है, ठीक है। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे आपका। और एक प्रयास और करते हैं, अभी हमारे पास लगभग 100 प्रश्न है देहरादून से संबंधित, और आज मेरे पास 8 या 9 मिनट का समय बचा है, तो इसमें जितने ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में दिए गए स्थानों में देहरादून में कौन सा स्थान स्थित है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा स्थान स्थित है। भागीरथी रिसोर्ट बिल्कुल देहरादून में स्थित है, रॉबर्स कैप ये आपको बता चुके हैं ये भी स्थित है, डाकू की गुफा ये भी देहरादून में स्थित है, ये सारे के सारे जो स्थान है ये देहरादून में स्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको चीज़ें बता दी, ठीक। अगला देखते हैं, रोमांचकारी खेलों का जो केंद्र है, रोमांचकारी खेलों का जो केंद्र है फन वैली, ये कहाँ पर स्थित है, ये लास्ट में भी आया था, ये देहरादून में स्थित हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देहरादून क्लेमेंट टाउन में स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो बुद्धा टेम्पल की स्थापना जो की गई थी वो की थी 28 अक्टूबर 2002 को। आगे देखते हैं, मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई कितने फीट है। तो इसकी पिक्चर या इसके बारे में डिटेल ऐड करना शायद मिस हो सकता है, मान के चलिए, बट हम इसको क्वेश्चन में कवर कर लेते हैं, कोई चीज़ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 220 आपका फिट हो जाएगा, ठीक है। बुद्धा टेम्पल में बुद्ध जी की कितनी फीट ऊंची प्रतिमा है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 103 फुट, ठीक है। ओके, आगे देखते, देखिए ये दो चीज़ें, बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई पहले वाले क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर बुद्ध जी की कितने फीट की ऊंची प्रतिमा बनी है, आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रख के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, देहरादून में स्थित बुद्धा टेम्पल कितने मंजिला मंदिर है, ठीक है। इस प्रकार भी कभी क्वेश्चन बन सकता है, यूके ट्रिपल एससी का कोई पता नहीं है, तो 5 मंजिला मंदिर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देहरादून में स्थित घंटाघर की नींव कब रखी गई थी, ठीक है। तो घंटाघर की नींव तो पता है महारानी विक्टोरिया के उसमें सम्मान में रखी गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये जुलाई 1948, ठीक है जगह। आगे देखते हैं, देहरादून घंटाघर का पुराना नाम क्या है, तो ये हो जाएगा बलबीर टावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर आप किसी दोस्त का नाम बलबीर है तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देहरादून घंटाघर का उद्घाटन निम्न में से कब किया था, ठीक है। तो देहरादून का उद्घाटन लाल बहादुर शास्त्री का परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 1953 में किया गया था। क्लॉक टावर घंटाघर का आकार कैसा है, देखो घंटाघर संबंधित कितने सारे क्वेश्चन आगे हैं, ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस प्रकार का आकार है, तो षटभुज आकार का है, ठीक है। अगर आप देहरादून के हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने देहरादून में रहते हुए अगर आप घंटाघर का अगर आकार नहीं देखा तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, ठीक है। देहरादून जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो जू प्रबंधन सोसाइटी की स्थापना हो जाएगी 2016 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून जू या मालसी डियर पार्क, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा देहरादून में स्थित हो जाएगा, ठीक है। मालसी डियर पार्क हमने अच्छे से पढ़ा था। और राज्य का प्रथम चिड़ियाघर है, ये आपको इस क्वेश्चन के तहत पता लग चुका है कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। अगला देखते हैं, यमुना या अम्बाला नदी के तट पर स्थित कालसी किस जनपद में स्थित है, ठीक है। तो कालसी कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हरिद्वार देहरादून में, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, कलकुट किस स्थान का प्राचीन नाम है, ठीक है। तो कलकुट किस स्थान का प्राचीन नाम है, तो ऑब्वियसली कालसी का प्राचीन नाम है। और कालसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, हिंसंग ने क्या कहा था, शुद्ध नगर कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, चीनी यात्री हेवेनसंग ने कालसी को किस सम्मान से संबोधित किया था, क्वेश्चन भी आ गया है, शुद्ध नगर के नाम से। मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बहुत आसान है, कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है।
कुलागढ़ देहरादून में, ठीक है, कुलागढ़ देहरादून वन अनुसंधान शाला की स्थापना कब की गई थी? वन अनुसंधान शाला की बात कर रहा है, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा है, जिसकी बात ध्यान रखेंगे। तो कब स्थापना की गई थी? 1929 में, ठीक है। आगे देखते हैं, चौरानी चोटी पर स्थित बैराटगढ़ किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो बैराटगढ़ कौन से जनपद में स्थित हो जाएगा? तो आपको पता है देहरादून में। कवर हो, सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो रहे हैं, ठीक है। रामतल गार्डन ये अच्छे से कवर किया था हम लोगों ने, देहरादून में स्थित हो जाएगा। द्रोण गुफा निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ये भी हमने कवर किया था, और ये देहरादून में स्थित हो जाएगा। देहरादून जनपद में साइबर ट्रेनिंग की स्थापना की गई थी, ठीक है। साइबर ट्रेनिंग थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है जाएगा। ये कब स्थापना की गई थी? 2015। करंट तो नहीं कह सकता, लेकिन आप मान सकते हैं, ठीक है। मानसिक रोग संस्थान किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो ये है सेलाकुई, देहरादून में ही स्थित हो जाएगा। विज्ञान धाम या साइंस सिटी निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये ऑब्वियसली झांझरा देहरादून में स्थित हो जाएगा, ठीक है। झांझरा देहरादून में स्थित हो जाएगा। देहरादून में स्थित उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, राज्य सूचना आयोग का गठन, ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग का जो गठन था वो किया गया था 3 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। शायद ये कल मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक है, कमेंट में बताने के लिए। ओएनजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देहरादून में क्यों पूछ रहा है? क्योंकि ये सारे के सारे जो मुख्यालय देहरादून में स्थित हैं, ठीक है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को किया गया था। इनको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो UKSSC, ठीक है, जो आपका एग्जाम ले सकता है जल्दी ही, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना की गई थी 17 सितंबर 2014 को, ठीक है, ओके। निम्न में किस वर्ष आरबीआई की शाखा देहरादून जनपद में खोली गई थी? यहाँ से दो बातें क्लियर होती है। आरबीआई की शाखा कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। और जनपद देहरादून में कब खोली गई थी? तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा 30 जून 2006 को। आगे देखते हैं, राज्य में अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? तो सीमेंट से सब प्रमुख जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून, ठीक है। राज्य का प्रथम महिला बैंक कहाँ खोला गया था? ठीक है, तो ऑब्वियसली देहरादून का पढ़ रहे देहरादून में होगा, इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। देहरादून जनपद में स्थित विनोबा भावे ग्राम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो कब की गई थी स्थापना? तो यह डेट हो जाएगी 1954 में। डोईवाला में चीनी मिल की स्थापना कब की गई थी? तो डोईवाला में चीनी मिल की जो स्थापना की गई थी वो 1930 में की गई थी। निम्न में से किन जनपदों में गन्ने का उत्पादन किया जाता है? ठीक है, तो जो हमारे मैदानी जिले हैं, जैसे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, इन्हीं में सभी में ही गन्ने का उत्पादन किया जाता है। निम्न में गेहूं उत्पादक जनपद कौन सा है? प्रमुख गेहूं उत्पादक जनपद की बात करें तो सारे के सारे हैं देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, ठीक है। इन सभी में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। 1914 में स्थापित राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो सबसे पुराना वन संग्रहालय देहरादून में स्थित हो जाएगा। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, तो ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ठीक है, हिस्ट्री से जुड़ा क्वेश्चन है। तो 1865 में स्थापना या प्रारंभ हुआ था। शहीद दुर्गामल योगा पार्क लोकार्पण किस जनपद में हुआ था? ठीक है, तो शहीद दुर्गामल का लोकार्पण जो हुआ था ये हुआ था गढ़ी कैंट देहरादून में, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद करके चल सकते हैं। 15 अगस्त 2015 को इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत किस जनपद से की गई? तो 2015 में शुरुआत की गई देहरादून से, और याद रख सकते हैं इस वाली डेट को आप, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम वार मेमोरियल की स्थापना चीड़बाग क्षेत्र में किस जनपद से की गई थी? ठीक है, तो चीड़बाग क्षेत्र में जो वार मेमोरियल की स्थापना की गई थी तो वो देहरादून में ही है, ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और अगला देखते हैं, देहरादून जनपद को इको सेंसिटिव जोन में कब शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था वर्ष 1996 में, ठीक है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम का प्रवेश द्वार किस नगर को कहा जाता है? ठीक है, तो गंगोत्री को जाने वाला नेशनल हाईवे आप जानते हैं, ठीक है, और यमुनोत्री वाला आपको आज बता दिया है 507, ठीक है। तो गंगोत्री जाता है 107, वो हमें अगले में कवर करेंगे। बट प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो प्रवेश द्वार कहा जाता है मसूरी को, ठीक है, जो देहरादून से होकर गुजरता है। पर्वतों की रानी के नाम से प्रसिद्ध शहर है, तो ऑब्वियसली मसूरी, ठीक है। मसूरी शहर के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी बन जाता है। तो कैप्टन यंग मसूरी शहर के संस्थापक हो जाएंगे। मसूरी की पहली इमारत मालिंगर होटल किस वर्ष बनी थी? ठीक है, तो मालिंगर होटल जो मैंने कल आपको 1830 बता दिया था, गलती शायद, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है वो 1830 सही है, ठीक है, वो 1830 सही है, और इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। निम्न में से देहरादून खेल अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो खेल अकादमी की स्थापना की गई थी 2001 में, ठीक है। सहस्त्रधारा प्रपात देहरादून के जंगल में से कौन सा खनिज मिलता है? कौन सा खनिज मिलता है? गंधक, आपको मैंने बताया था, गंधक शरीर के चर्म रोग आदि को दूर करने लाभदायक सिद्ध होता है। राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका मसूरी का गठन कब किया गया? तो मसूरी गठन किया गया था 1842 में, ठीक है।
1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने किस स्थान पर परचून की दुकान खोली थी? ठीक है, परचून आपका ग्रोसरी की दुकान को परचून की दुकान ही बोलते हैं। तो किसने कब खोली थी और किस अंग्रेज द्वारा खोली थी? 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने, ठीक है, कहाँ पे खोली थी? मसूरी में ही खोली थी। ठीक है, इन्हें मसूरी गोलीकांड कब हुआ था? ठीक है, तो जस्ट खटीमा गोलीकांड के अगले दिन 2 सितंबर 1994 को। किस वर्ष कर्नल एवरेस्ट ने दीप पार्क नाम से मसूरी में कोठी बनवाई थी? ठीक है, तो कब कोठी बनवाई थी? तो यह जो वर्ष हो जाएगा 1832 में। ठीक है, मसूरी रोपवे का निर्माण किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो मसूरी रोपवे का निर्माण किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके चल सकते हैं, 1970 में। मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना कैप्टन रेनी टेलर द्वारा की गई थी, तो कब की गई थी रेनी टेलर की स्थापना? ये हो जाएगा 1836 में। और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो चुकी है। कौन सा कथन सत्य है? मसूरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी लाल टिब्बा है। ठीक है, तो यह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गन हिल या तोप टिब्बा मसूरी सर की दूसरी ऊंची चोटी है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन। ठीक है, और जो हमारा एक पार्ट और मुझे लेना पड़ जाएगा, क्योंकि आज अगर मैं ये सारे क्वेश्चन आज करता हूँ तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें लगभग 48 क्वेश्चन हमारे और बचे हुए हैं, 47-48। इनको करने के बाद हमारे जो टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 150। ठीक है, तो आज यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट सेशन एक और ले चलेंगे, पार्ट 4। ठीक है, तो यहाँ पे आज क्लोज करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी सारी प्लेलिस्ट ऐड हो चुकी है यहाँ पर। उत्तराखंड प्लेलिस्ट, उत्तराखंड न्यू बैच के नाम से अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, जो पॉलिटी न्यू बैच के नाम से 2023 के नाम से अलग बैच है हमारा। ठीक है, पर्यावरण का 2023 का बैच अलग है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं करी है तो आप पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्लेलिस्ट किस प्रकार हमारी अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब में ओपन करते हैं तो आपको स्टडी एट द उत्तराखंड का चैनल दिख जाएगा। ठीक है, और लगभग 226 स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं इससे। और साथ ही साथ अगर आप प्लेलिस्ट पे, ये आप होम पे जाएंगे और प्लेलिस्ट पे जाएंगे अगर, तो प्लेलिस्ट पे आपको सबसे पहले दिखेगी पर्यावरण की क्लास। ठीक है, पर्यावरण की क्लास आपको दिख जाएगी। फिर और इंडियन न्यू पॉलिटी बैच आपको चल रहा है, ये भी आपको सारे इसमें वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड ओल्ड क्लासेस का बैच आता है। ठीक है, ये हमने 2022 में चलाया था। ठीक है, वो अभी अगर आप देखना चाहें तो आपकी मर्जी है, बट और अगर आप नीचे जाएंगे तो उत्तराखंड न्यू बैच के नाम से जो आजकल क्लासेस चल रही हैं, इसमें लगभग देखिए आपको 35 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ठीक है, इनमें आप क्लिक करेंगे तो 35 क्लासें लगभग हो चुकी हैं, तो उनको आप जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं। ठीक है, और ठीक है, फिर आज आपसे यहीं पे विदा लेते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एक पार्ट हम 4 और कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ बचे हुए जो खाली क्वेश्चन है, मुश्किल से आई थिंक 10 मिनट से कम में वो हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।